दोस्तों, आज से 3 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के उन देशों के सूची में रखा था जहां अधिकतम नागरिकों की इनकम मिडिल इनकम की श्रेणी में थी। तब 2.25 करोड़ की आबादी वाले इस देश में प्रति व्यक्ति की आय $3,852 यानी लगभग 3,04,000 रुपये पहुँच चुकी थी। जबकि 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,100 यानी लगभग 1,66,000 रुपये थी। अब दोस्तों, सवाल ये आता है, जिस देश को वर्ल्ड बैंक ने आज से 3 साल पहले आर्थिक रूप से संपन्न देश माना था और जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से 2 गुना थी, उस देश में ऐसा क्या हुआ कि दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं और आज उसी श्रीलंका को भारत से बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। ये सब हुआ कैसे, ये पता करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका की फर्स्ट गलती ये हुई, उसने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के कर्ज पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा दी। मतलब अपनी पूरी अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के कर्ज पर डिपेंड थी, मतलब निर्भर थी। साल 2016 में श्रीलंका पर $86 बिलियन यानी कि 3,63,000 करोड़ कर्ज था और 6 साल में ये कर्ज दुगने से भी ज़्यादा हो गया। अप्रैल महीने तक श्रीलंका पर 6,50,000 करोड़ का कर्ज था और ये श्रीलंका की सालाना जीडीपी के बराबर है, जो कि $81 बिलियन मतलब भारतीय रुपए में 6,40,000 करोड़ रुपए है। और श्रीलंका ने ये कर्ज लेते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि उसको ये पैसे ब्याज के साथ वापस भी लौटाने हैं और अगर वो ये पैसे नहीं लौटा पाया तो उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। और चाइना जैसे देशों ने श्रीलंका की इसी कमी का फ़ायदा उठाया। आज श्रीलंका पर टोटल कर्ज है, उसमें चीन की हिस्सेदारी 10% से भी ज़्यादा है। श्रीलंका ने दूसरी गलती ये की कि उसने कर्ज तो ले लिया पर उस कर्ज का इस्तेमाल सही जगह नहीं किया। यानी अगर वो ये पैसा श्रीलंका के बिजनेस क्षेत्र में खर्च करता, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाता और देश में नया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पैदा करता तो शायद ये कर्ज उसे इतनी तकलीफ नहीं देती। श्रीलंका के पास ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है। श्रीलंका की सबसे ज़्यादा इनकम टूरिज़्म, चाय, कपड़ा उद्योग से होता है। साल 2018 में श्रीलंकन सरकार को टूरिज़्म सेक्टर से $5.6 बिलियन यानी 44,000 करोड़ की आमदनी हुई थी, लेकिन कोविड के बाद इस इनकम के सोर्स पर भी लॉकडाउन लग गया और साल 2021 में टूरिज़्म से 2,000 करोड़ की ही इनकम हुई। कहाँ कोविड से पहले 44,000 करोड़ और कहाँ 2,000 करोड़। मतलब जो टूरिज़्म क्षेत्र 44,000 करोड़ का था वो कोविड के बाद 2,000 करोड़ का रह गया और इस तरह चाय उद्योग और कपड़ा उद्योग की भी कमर टूट गई। इन शॉर्ट कहे, श्रीलंका ने अपनी इनकम की सोर्सेज भी नहीं बढ़ाए और वो कर्ज भी लगातार लेता चला गया। तीसरी वजह, भ्रष्टाचार। मतलब दूसरे देशों से लिया गया कर्ज भ्रष्टाचार के भेंट भी चढ़ा। जब 2015 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तब राजपक्षे परिवार ने चीन के कंपनी से लिया हुआ कर्ज अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर दिया। यानी जो कर्ज लिए गए थे देश के विकास के लिए, उसे खर्च कर दिया चुनाव प्रचार में। आरोप लगते हैं चीन खुद चाहता था कि महिंदा राजपक्षे चुनाव में जीत जाए, इसीलिए उसकी कंपनी श्रीलंका को भारी भरकम कर्ज देने के लिए तैयार थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री रहते हुए महिंदा राजपक्षे ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि वो चीन के कर्ज के जाल में फंस गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीलंका का ये हम्बनटोटा बंदरगाह। महिंदा राजपक्षे ने इस बंदरगाह को डेवलप करने के लिए चीन से भारी भरकम कर्ज लिया था। जब वो ये कर्ज लौटा नहीं पाए तो उन्हें ये बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए देना पड़ा। श्रीलंका से चौथी गलती ये हुई कि श्रीलंका ने कभी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश ही नहीं करी। आज श्रीलंका में नमक, कागज और कपड़ा सिलने की छोटी सी सुई तक के लिए श्रीलंका दूसरे देशों पर निर्भर है। ये हैरान करने वाली बात जरूर है, पर ये सच्चाई कि इस देश का विकास कहाँ पर आके रुक गया। श्रीलंका के नागरिक जिस वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज़्यादातर बाहर से आती है
और दूसरे देशों के सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होती है और श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का यही भंडार लगभग समाप्त हो चुका है, मतलब लगभग वो ख़त्म हो चुका है। अभी श्रीलंका के पास $2 बिलियन से भी कम, मतलब भारतीय रुपए में 15.5 मतलब 15,500 करोड़ रुपए ही बचे हैं। लेकिन कच्चे तेल और दूसरी चीज़ों के आयात पर ही उसका ये पैसा 1 साल के अंदर ही खर्च हो जाएगा। अगर श्रीलंका अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक्स क्राइसिस भी झेल लेता। पर जब कोई देश पूरी तरह इंपोर्ट पर डिपेंड हो जाता है तो ऐसे वक्त में अगर उसके पास फ़ॉरेन करेंसी नहीं रही तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है, जैसा कि आज श्रीलंका की हालत हो चुकी है। आज श्रीलंका के पास फ़ॉरेन करेंसी नहीं है तो वो ना तो कच्चा तेल खरीद सकता है, ना ही गैस खरीद सकता है, ना ही कागज़ खरीद सकता है और ना ही एक छोटी सी सुई भी खरीद सकता है। आयात निर्भरता और दूसरे देशों के कर्ज की वजह से श्रीलंका के आमदनी और खर्च के बीच में एक बड़ा गैप पैदा हो चुका है। श्रीलंका का राजकोषीय घाटा लगभग 11% है। आमदनी और खर्च के बीच में जो अंतर होता है उसे ही हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। यही श्रीलंका का लगभग 11% पर पहुंच चुका है। जैसे श्रीलंका का राजकोषीय घाटा 11% है, इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका को हर 100 रुपये की आमदनी पर 111 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका सरकार सबसे ज़्यादा खर्च अपने नागरिकों पर नहीं करती है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा खर्च करती है अपने कर्ज चुकाने पे। मतलब वो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है अपने कर्ज का भुगतान करने में। साल 2020 में श्रीलंका सरकार ने हर 100 रुपये में 70 रुपये कर्ज के भुगतान में खर्च कर दिए। श्रीलंका से दोस्तों हमें ये 3 सबक सीखने चाहिए। पहला, लोकतंत्र में लोगों की ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता। नंबर 2, सरकार की मनमानी और भ्रष्टाचार ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। और तीसरा, उधार की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग सीखी हो, कुछ भी सीखा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।